अब हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस वो स्टार्ट करना है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, और जो लॉन्ग रन का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल। यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर की वजह से जो रिटर्न हमें आता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये लॉ ऑफ डायमेंशिंग रिटर्न्स, ये सारे ही इसके नाम है। ये शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने बताया था सारे फिक्स फैक्टर होंगे, सिर्फ एक ही जो है वो आपका वेरिएबल फैक्टर होगा, और जो वेरिएबल फैक्टर है उसका प्रोडक्शन पर क्या फ़र्क पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ें। As more and more units of variable factors are combined with same quantity of fixed factors, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं हमारी वेरिएबल फैक्टर की यूज़ हो रही हैं, और हमारे फिक्स फैक्टर जो है वो सेम है। स्टार्टिंग में क्या होगा, टिप इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट, देन डायमिनिशिंग रेट इंक्रीज होगा, देन स्टार्ट डायमिनिशिंग, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। स्टार्टिंग में क्या होगा, टीपी बढ़ेगा बढ़ती दर से, फिर क्या होगा, टीपी बढ़ेगा तो सही बट गिरती दर से, फिर फाइनली वो स्टार्ट क्या कर देगा, डायमिनिशिंग, मतलब अब वो गिरेगा और डाउनवर्ड स्लोपिंग ही हो जाएगा, ये चीज़ रहेगी बट स्टिल पॉजिटिव रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एमपी स्टार्टिंग में क्या करेगा, राइस, एंड देन क्या करेगा, डायमिनिशिंग, वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। अब इसकी जो 3 स्टेजेस हैं वो क्या हैं, फर्स्ट स्टेज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जिसमें आपके रिटर्न्स हाई आ रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, थर्ड इज लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, फर्स्ट में इंक्रीजिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स ज़्यादा आ रहे हैं, सेकंड क्या है, रिटर्न्स आ रहे हैं लेकिन गिरती दर से, एंड थर्ड में ये तो छोड़ो कि आपके पास रिटर्न्स आ रहे हैं बढ़ती है गिरती दर से, आपको नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, यहाँ काम खराब होना शुरू हो रहा है। ठीक है, ये वो टाइम है। अब इसके लिए हम एजम्पशंस क्या लेते हैं, फर्स्ट टेक्नोलॉजी क्या है, अनचेंज, हम ये मानते हैं टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर देयर मस्ट बी सम इनपुट्स हुज क्वांटिटी इज केप्ट फिक्स्ड, हम ऐसे कुछ इनपुट्स की बात करेंगे जिनकी जो क्वांटिटी है क्या होगी हमारे पास, फिक्स। लॉ डज नॉट अप्लाई वेयर फैक्टर्स आर यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये लोग वहाँ पर अप्लाई नहीं होता जहाँ पर फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, ओनली फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट आर कंसीडर्ड, सिर्फ हम अपने फिजिकल इनपुट और आउटपुट को ही इसमें लेते हैं। हम ये मानते हैं जितने भी होमोजीनियस फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, सॉरी वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो होमोजीनियस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमारा है उसमें क्या है, आउटपुट टीपी एमपी एपी हमने क्या ले लिया, वाई एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पर हमने अपनी लेबर ले ली, क्वांटिटी ले ली। ठीक है, अभी देखो सब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारी स्टेज 1 कहाँ से कहाँ तक चलती है, जहाँ पर टीपी और एमपी, ओ सॉरी एपी और एमपी इक्वल होती है, जिस पॉइंट पर ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब एपी अपना हाई टच कर रहा होगा और एमपी गिरते हुए उसके इक्वल होगा, वहाँ तक हमारी क्या होती है, फर्स्ट स्टेज। इस स्टेज में स्टार्टिंग में क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर उसके बाद ये क्या है, जैसे एमपी अपने हाई पर पहुंच जाएगा ये क्या होगा, इंक्रीज तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, जिसकी वजह से एमपी जो है डाउनवर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर वो डाउनवर्ड स्टार्ट होते होते क्या करता है, एपी के इक्वल हो जाता है। फिर एमपी और एपी में देखें, एमपी तेजी से बढ़ता है, एपी भी बढ़ता है बट एमपी से नीचे रहता है। ठीक है, एपी कब ऊपर जाएगा, जब एमपी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर स्टेज 1 ओवर होती है। ठीक है, यहाँ तक क्या रहेगा, एमपी और एपी इक्वल होगा। फिर सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी, जहाँ पर क्या है,
सेकेंड स्टेज खत्म कहाँ पर होगी? जिस पॉइंट पर टीपी अपने हाई पॉइंट पर होगा, पीक पॉइंट, हाई पॉइंट, सैचुरेटेड पॉइंट, ये सारे टीपी के हाई पॉइंट होगा, ठीक है। एंड उस पॉइंट पर आपका क्या है, एमपी हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड एपी डेक्लाइन होना शुरू होगा क्योंकि वो अपना हाई टच कर चुका है, अब वो डेक्लाइन होगा और एमपी एपी से अब छोटा हो गया। एमपी गिर रहा था, वो लगातार तेजी से गिर गया और एपी गिरा, लेकिन स्टिल वो एमपी से ऊपर रहेगा। फिर थर्ड स्टेज आ जाती है। थर्ड स्टेज जहाँ पर टीपी अपना हाई काट गया और वो अब डायमिनिशिंग हो गया, ठीक है। उस पॉइंट पर भी एमपी क्या है हमारा, नेगेटिव रिटर्न देने लग गया, नीचे गिर गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। 0 पर ये थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है एंड जो थर्ड स्टेज कंटिन्यू होती है वहाँ पर एमपी क्या है आपका, नेगेटिव हो जाता है। एपी स्टिल डेक्लाइन होता रहेगा, एपी गिरेगा बट एमपी से ऊपर रहेगा एंड पॉजिटिव रहेगा। एमपी और एपी और टीपी ये पॉजिटिव रहेंगे और एमपी क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, ये थर्ड रिटर्न, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखते हैं स्टेज 1, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इट ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स। ये कैसे ऑपरेट हो रहा है, जब आपके जो है फिक्स फैक्टर्स को आप इंडिविजिबल नहीं कर पा रहे हो, आप क्या है, आप उनको तोड़ नहीं पा रहे हो। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, आपके पास पूरी परफेक्ट क्वांटिटी है वेरिएबल फैक्टर की। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन बिकम्स पॉसिबल। आप क्या है, लेबर को अच्छे से जो है डिवाइड कर पा रहे हो और स्पेशलाइजेशन भी पॉसिबल है आपकी, और आपका प्रोडक्शन हायर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी वो देख लें, टीपी क्या है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीजिंग एंड रीचेस एट मैक्सिमम पॉइंट, एपी क्या है, इंक्रीज एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। मतलब जहाँ पर एपी अपना मैक्सिमम पॉइंट रीच कर लेता है और एमपी के इक्वल भी हो जाता है, वहाँ पर ये पॉइंट स्टेज खत्म हो जाती है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसे कहते हैं, पॉइंट ऑन टीपी एट विच एमपी इज मैक्सिमम। टीपी पर वो पॉइंट जब एमपी मैक्सिमम हो, मतलब वो पॉइंट जिसके बाद टीपी इंक्रीज तो होगा बट डिक्रीजिंग रेट से, एमपी क्या होगा, गिरने लग जाएगा। वो पॉइंट जो उस पॉइंट के बाद जो ये एक्टिविटी होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। फिर हम बात करें स्टेज सेकंड की, डायमिनिशिंग रिटर्न्स। इसके क्या रीजंस है, इनएडिक्वेट रिलेटिव ऑफ फिक्स फैक्टर्स, इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर्स विल कॉज एमपी एंड एपी डेक्लाइन। होता क्या है, जो हमारे फिक्स फैक्टर है अब वो इनएडिक्वेट लगने लग गए क्योंकि हमने वेरिएबल फैक्टर को तो क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, बट उसके अकॉर्डिंग फिक्स फैक्टर थोड़ी इंक्रीज हो पाए, जिसकी वजह से क्या है, हमारे एमपी और एपी डेक्लाइन होने लग गए। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबिलिटी ऑफ फैक्टर्स फॉर वन अनदर। अब ये सारे फैक्टर्स क्या हो गए, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबल हो गए एक दूसरे के लिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई, इसलिए रिटर्न्स तो आ रहे हैं बट पहले के अकॉर्डिंग कम आ रहे हैं। इसमें हमें कौन सा पॉइंट मिलता है, सैचुरेशन पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीपी उस टाइम पर मैक्सिमम हो और एमपी इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है। अब टीपी क्या है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। ये वही पॉइंट स्टार्ट हुआ था, रीचिंग एट, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, और कहाँ पर जाकर खत्म हो जाएगा, जब वो मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ पर टच भी करेगा, देन उस पॉइंट पर आपकी सेकंड स्टेज खत्म हो जाएगी। एमपी क्या है, डिक्रीज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। एपी क्या करेगा, अपना मैक्सिमम पॉइंट तो रीच कर लिया था, उस पॉइंट पर इसका सेकंड स्टेज स्टार्ट हुई थी, उसके बाद क्या है, ये क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज, बीइंग टू डिक्रीज, ये नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। अब नीचे आ रहा है, थर्ड स्टेज आ गई नेगेटिव रिटर्न्स की। इसमें क्या हो गया, टू एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, आपके जो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा हो गया अब उनकी क्वांटिटी,
जिससे रिडक्शन इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर विल इंक्रीज द टोटल आउटपुट। अगर आप इतने डिपेंडेंट हो चुके हो वेरिएबल फैक्टर पे, अगर आप क्या करोगे, वेरिएबल फैक्टर जो है वो अब आपके पास क्या रह जाता है, वेरिएबल फैक्टर जो है आपका पूरे तरीके से उसकी वजह से आपके जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या है, टीपी इस टाइम पर बिगिंस टू फॉल, टीपी डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा, एमपी नेगेटिव हो गया, एपी क्या है, कंटिन्यूज टू डायमिनिशिंग बट स्टिल पॉजिटिव। एपी क्या कर रहा है, डायमिनिश हो गया बट लेकिन पॉजिटिव रहेगा। अब बारी आ गई स्टेज ऑफ ऑपरेशन। पर्सन कौन सी स्टेज पे ऑपरेट करना चाहेगा, कोई भी एक प्रोड्यूसर होगा तो स्टेज सेकंड। क्यों, क्योंकि ये वो है जिसमें आपको रिटर्न्स कम ज़रूर आ रहे हैं बट वो स्टेबल है, वो रिटर्न्स एग्जैक्ट आपके प्रॉफिट है। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेज में आपके रिटर्न्स ज़्यादा आते हैं बट वहाँ पर आपने स्टार्टिंग में कॉस्ट भी तो इनकर्ड कर रखी थी, वो कॉस्ट को भी तो वो कवर कर रहा था। लेकिन जैसे स्टेज 1 ख़त्म होती है इसका मतलब वो कॉस्ट आपकी रिकवर हो गई। अब जो भी आ रहा है एक्स्ट्रा वो सारा आपका प्रॉफिट आ रहा होता है, जिसकी वजह से स्टेज ऑफ ऑपरेशन सेकंड जो है किसी भी प्रोड्यूसर को बहुत पसंद होती है। वो स्टेज सेकंड के अंदर रहना चाहता है, क्यों, कम आ रहा है लेकिन वो स्टिल सारा का सारा प्रॉफिट है। थर्ड स्टेज से स्टिल कोई भी पसंद नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या है, मतलब अब हमने क्या, अपने प्लांट साइज को ही चेंज कर दिया, हमने स्केल ऑफ प्रोडक्शन ही बदल दिया। ये लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है। अब लॉन्ग रन में कोई भी चीज़ जो है फिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, और इसमें क्या, ऑल फैक्टर्स ऑफ इनपुट चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन। हम जो भी हैं हमारे इनपुट्स, उन सारे फैक्टर्स में सब एक ही प्रोपोर्शन में इंक्रीज होंगे तो इंक्रीज होंगे। ठीक है, बट हाँ इनका आउटपुट पर जो अलग अलग इफेक्ट आता है वो आपकी स्टेजेस होती हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने बना रखा है, फर्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये आपकी स्टेज 1 है। ये क्या कह रही है, साइमल्टेनियस इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स इन द सेम प्रोपोर्शन। हमने क्या है, सेम प्रोपोर्शन में एक साथ सारे इनपुट्स को इंक्रीज कर दिया। चलो जी, सारे इनपुट्स एक साथ इंक्रीज हो गए, लैंड भी, लेबर भी, कैपिटल भी, सब एक ही बराबर इंक्रीज कर दिए। जैसे ही आपने इंक्रीज किया आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज हो गया। आपने 100% इंक्रीज किया था, आउटपुट 125% हो गया। ये एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं ये 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, बट इसने जितना इनपुट्स को इंक्रीज किया था उससे ज़्यादा जो है आपका आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसलिए ये क्या है, आप इसका ग्राफ देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देन उसके बाद ये सस्टेन कर रहा है, कांस्टेंट रिटर्न्स दे रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। ये क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स में प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन ऑल द इनपुट्स रिजल्ट्स इन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट। आप क्या कर रहे हो, सारे इनपुट्स को एक साथ आपने इंक्रीज किया, जिससे आपका क्या हो गया, एक साथ ही आउटपुट में भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज कैसा होगा, सेम इंक्रीज होगा। अगर आपने 100% इनपुट इंक्रीज किए हैं तो आउटपुट भी 100% इंक्रीज होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ये इसीलिए इसका नाम देते हैं लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब जितना आपने इनपुट्स इंक्रीज किए, ठीक है, तो आउटपुट पर भी उतना ही फर्क पड़ा। बट इतना ध्यान रखना है, हम इनपुट किसी एक इनपुट को नहीं, सारे ही इनपुट जो है इंक्रीज करते हैं। तो सारे इनपुट इंक्रीज करने से और सेम प्रोपोर्शन में करने से हमारे आउटपुट जो है वो इंक्रीज तो होगा, बट वो इंक्रीज का रिटर्न्स कैसा है, वो हमारी स्टेजेस होती हैं। अब यहाँ पर क्या है, जितना हमने इनपुट्स में रिटर्न इंक्रीमेंट किया उतना ही हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो गया। सेम इनपुट इंक्रीज किया 100%, आउटपुट हुआ 100%। अब है डायमिनिशिंग रिटर्न्स। हमने इनपुट्स तो इंक्रीज किए, ठीक है, लेकिन आउटपुट में जो इंक्रीज आया वो कम था। इनपुट में इंक्रीज हुआ लेकिन आउटपुट में इंक्रीज जो है वो उसके मुकाबले कम रहा। जैसे हमने 100% डाला था तो हमारा क्या है, आउटपुट में इंक्रीज
75% इंक्रीज तो हुआ, बट क्या है, कम उससे हुआ। ठीक है, फिर है लॉ, कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, अब रिटर्न्स टू स्केल के कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्या कारण है जो हमें रिटर्न्स टू स्केल में ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं, तो यहाँ क्या हुआ होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हमें क्या है, रिटर्न्स इंक्रीमेंट ही है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हुए होंगे, जिनको हम बोलते हैं बेनिफिट्स। कुछ अच्छा ही हुआ होगा जिसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स हुए। फिर है कांस्टेंट रिटर्न्स, मतलब मिला जुला रूप। यहाँ पर क्या है, जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स थे वो भी हैं, और थोड़ा सा कह दो उनका इफेक्ट कम था, तो यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल दोनों आ गए, बेनिफिट्स भी और उसके ड्रॉबैक्स भी। फिर है डायमिनिशिंग रिटर्न्स, यहाँ पर तो क्या हुआ होगा, ओनली डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, अब इनके मीनिंग तो हमने समझ लिए। अब क्या है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब बुरा और अच्छा। ठीक है, ऐसे समझ लो। डिसइकोनॉमिक स्केल, ऐसा हमने क्या किया, ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से हमारे स्केल में रिटर्न नेगेटिव हो गया, तो वो डिसइकोनॉमिक स्केल। इकोनॉमिक स्केल, ऐसे कौन से बेनिफिट्स मिल गए हमको, ऐसा कौन सा हमने रीज़न, ऐसा कौन सा आ गया जिसकी वजह से जो इंक्रीमेंट है वो हमें मिल गया। बट वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी, फॉर्म के अंदर भी फॉर्म के बाहर भी। ऐसे डिसइकोनॉमिक स्केल क्या है, फॉर्म के अंदर भी एंड बाहर भी। अब हम बात करें इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एज फॉर्म एक्सपेंड्स प्रोडक्शन, जैसे ही फॉर्म ने जो है प्रोडक्शन एक्सपेंड किया, उसको कुछ एडवांटेजेस या बेनिफिट्स मिलने लगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये इसका मीनिंग था। बिकॉज ऑफ बेटर डिवीजन ऑफ लेबर, हमने जो लेबर है उसका डिवीजन अच्छे से किया होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल गए। हमारा मैनेजरियल इकोनॉमीज अच्छी होंगी, टेक्निकल इकोनॉमीज अच्छी होंगी, सब कुछ अच्छे से मैनेज किया होगा। इट कैन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा आउटपुट विद स्मॉलर इनपुट्स, दस इंजॉइंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये भी हो सकता है कि हमने इनपुट्स में थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन आउटपुट में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। ठीक है, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ गए। व्हेन ऑल इकोनॉमीज हैव बीन फुली एक्सप्लॉइटेड, देन गिव राइज टू कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर हम सारी इकोनॉमीज, मतलब इकोनॉमीज के जितने बेनिफिट्स हैं उनको पूरा एक्सप्लॉइट कर देते, फुली यूज़ कर लिया हमने, सब खत्म हो गया यूज़ कर करके, तब हमारा क्या आ जाता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, हो सकता है ये वो टाइम हो इंक्रीजिंग रिटर्न्स का जब हमने क्या किया हो, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ किया हो, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी ना हो, हमने जो भी चीज़ करी गवर्नमेंट भी हमारे फेवर में हो। ठीक है, हमारे कस्टमर भी हमारे फेवर में हो, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में काफ़ी आ रही हो, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल सारी चीज़ें हमारे फेवर में हो, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल। इंटरनल, जितने वर्कर सब अच्छे से काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी उसकी बहुत अच्छी है, इनपुट्स हमने बहुत अच्छे से लिए, दैट इज़ इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो ये सारी चीज़ें जब इक्वली बैलेंस होकर अच्छे से निकलती हैं, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ऑपरेशन होता है, जिससे इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं। ठीक है, अब बात करें डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये क्या है, इट में अराइजेस when which it may arise which may be due to difficulties of management, क्या पता मैनेजमेंट गलत हो, क्या पता लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो, मैनेजरियल स्किल्स जो है इंडिविजिबल हो, अच्छे से ना मैनेज करता हो, जिसकी वजह से क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स हमें आए, इसको हम बोलते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इंटरनल में कौन कौन से हो सकते हैं, टेक्निकल इकोनॉमीज। ठीक है, ये डिसइकोनॉमीज ही हैं। ठीक है, मैनेजमेंट डिसइकोनॉमीज, ये डिसइकोनॉमीज ही हैं, सिर्फ इकोनॉमीज नहीं है, ये डिसइकोनॉमीज है। कमर्शियल डिसइकोनॉमीज, फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज, रिस्क बियरिंग डिसइकोनॉमीज, मतलब हम जो चीज़ ले रहे हैं फाइनेंशियली किया नुकसान हो गया, रिस्क बियर किया लॉस हो गया, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट किया तो लॉस हो गया, मैनेजमेंट भी अच्छा ने, कितनी आपने कोशिश करी लेकिन मैनेजमेंट बेकार था, तो आपका डिसइकोनॉमिक स्केल आ गया, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी तो आपको डिसइकोनॉमिक स्केल आ गया। ठीक है, फिर है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आपने क्या किया,
आपने क्या किया, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज में फैक्टर प्राइस क्या पता राइज हो गया हो, आपने जो भी इनपुट्स डाले हो सकता है उनका रेट इंक्रीज हो गया हो, वेजेस इंक्रीज हो गई हो, रॉ मटेरियल का रेट इंक्रीज हो गया हो, ठीक है, मशीन बार बार रिपेयरिंग मांग रही हो, ऐसी इन चीज़ों से क्या हो गया, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ रही है और वर्किंग में प्रॉब्लम आ रही है। फिर अराइज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एन इंडस्ट्री, जिसकी वजह से क्या है, आपने इंडस्ट्री एकदम एक्सपैंड की, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, हो सकता है ये भी एक रीज़न हो डिसइकोनॉमीज का। फिर हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, मार्केटिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट हाई होगी, ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हो सकती है जिनकी वजह से एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज हो गई। फिर है इंटरनल इकोनॉमीज, हो सकता है कि आपको रॉ मटेरियल चीपर मिला हो, आपका कैपिटल इक्विपमेंट जो है वो बढ़िया हो। फिर टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिल गई हो, जो आपको बाहर से आपने टेक्नोलॉजी परचेज की वो बहुत अच्छी हो, स्किल लेबर मिली हो, ठीक है, और उनके डेवलपमेंट के लिए आपने उनको ट्रेन किया और वो बेटर परफॉर्मेंस देने लगे, और आपकी क्या है, इंडस्ट्री जो है वो अच्छे से ग्रो कर रही हो, ठीक है, बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरनल इकोनॉमीज मिल सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्हीं चीज़ों की वजह से मिल सकती है, ठीक है। आई होप चैप्टर में भी आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे, रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू अ स्केल, ये दोनों स्टेजेस हमने अच्छे से देख ली, ठीक है।